नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का समय हो गया है। आज तक के कैमरे पर पहली बार आज पुतिन की टीम के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री की जुबान खुलेगी और वो परमाणु प्लान सामने आएगा जिस पर पुतिन और उनकी टीम काम कर रही है। पुतिन का दाहिना हाथ कहे जाने वाले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पहली बार दुनिया के किसी चैनल से इतने विस्तार से बातचीत की है। आज तक पर सर्गेई लावरोव की बातें आज पूरा विश्व सुनेगा। यह ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। जेलेंस्की को डर है कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु बटन दबा देंगे। यूक्रेन की सेना को रूस ने बड़ी चेतावनी और अल्टीमेटम दिया है कि हथियार डाल दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जो आज तक से कहा वो बहुत जरूरी हो जाता है। आज खबरदार में जेलेंस्की और लावरोव के बीच जुबानी इंटरनेशनल टक्कर होगी और दुनिया ये जान पाएगी कि रूस अब क्या करने वाला है और परमाणु युद्ध का खतरा कितना बड़ा है। इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का विश्लेषण आपको मिस नहीं करना चाहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगले 48 घंटे में पुतिन की आर्मी किन इलाकों में बड़े हमले कर सकती है, किस तरह यूक्रेन के शहरों को समतल बनाने का प्लान रूस ने बनाया है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर्स पर है और एडवांस में ही पुतिन का संदेश यह है कि खंडहर बन चुके यूक्रेन के शहर रूस की तरफ से जेलेंस्की को सप्रेम भेंट। नोट करने वाली बात यह है कि इस्कंदर मिसाइल के हमले तेज हो गए हैं। इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुछ शहरों को पाउडर बनाने यानी मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो चुकी है। यह सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पुतिन अपने सबसे प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोत मोस्कवा के डूबने के बाद से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। रूस का दुख इतना है कि इस युद्धपोत की शोक सभा के समय से ही बदले की किश्तें यूक्रेन की तरफ जानी शुरू हो गई। इस बीच मोस्कवा पर रूस की थ्योरी खारिज होती दिख रही है। इस युद्धपोत के नष्ट होने का एक नया वाइड एंगल वीडियो भी आया है और इस वीडियो को देखकर तमाम एक्सपर्ट्स ने यह राय बनाई है कि रूस के युद्धपोत के नष्ट होने के पीछे मिसाइल हमला ही है, यानी यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल से हमले वाली थ्योरी को समर्थन मिल रहा है। इन खबरदार की शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज तक पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जिसने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का पहला और इकलौता इंटरव्यू किया है। या यूं समझिए कि रूस की तरफ से इस युद्ध को लेकर पहली बार किसी व्यक्ति ने अपनी राय रखी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां की सरकार में शामिल है। अभी तक प्रवक्ताओं के जरिए ये बातें जरूर की जाती थी, लेकिन वहां के विदेश मंत्री जो बातें सामने रख रहे हैं वो समूची दुनिया में पहली बार हुआ है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसकी नजरें इस इंटरव्यू पर हैं। सर्गेई लावरोव की तमाम बातों को डिकोड किया जा रहा है जिसमें परमाणु हमले विदेशों जो पश्चिमी देश हैं उनके दिमाग की उपज है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। आज तक पर ये सुपर एक्सक्लूसिव, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें लावरोव ने बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं। अभी तक यह था कि रूस के खिलाफ कोई भी नैरेटिव बनाया जाता था लेकिन रूस अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं देता था। लेकिन रूस के विदेश मंत्री ने एक एक बात सामने रखी है। उन्होंने जो नरसंहार बूचा में किया गया जिसका इल्जाम सीधे सीधे रूस पर लगता है, उन्होंने साफ तौर पर उसका खंडन किया। यहां तक कहा कि यूक्रेन अपने नागरिकों को अपनी मानव शील्ड के तौर पर यूज करता है, उनका इस्तेमाल करता है। आज तक पहला और इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है जिसने रूस के विदेश मंत्री या फिर रूस के किसी भी ऐसे अहम व्यक्ति से बातचीत की है, इंटरव्यू किया है, उसका वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू किया है। लावरोव जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं, उनसे रूस यूक्रेन युद्ध पर खास बातचीत करने के लिए आज तक संवाददाता गीता मोहन ने रूस के मॉस्को तक का सफर तय किया है। 56 मिनट के इंटरव्यू में आज तक ने लावरोव से हर वो सवाल पूछा जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, फिर चाहे वो यूक्रेन पर हमले की वजह हो या यूक्रेन में नरसंहार और वॉर क्राइम के आरोप। आज हम खबरदार में लावरोव के इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का विश्लेषण करेंगे जिसकी शुरुआत हम यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी विदेश मंत्री लावरोव की न्यूक्लियर टक्कर से कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। коли вона буде використовувати ядерну зброю. हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। दुनिया को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया को इसके लिए पहले ही कई तरीकों से तैयार रहना चाहिए। उनसे बात करने और पेपर साइन करने की भी जरूरत है।
उनकी अर्थव्यवस्था को सीमित करने की जरूरत है ताकि वो न्यूक्लियर हमले के बारे में सोच भी न सकें। अगर हम उनका इंतजार करेंगे तो वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हथियार। आप भरोसा नहीं कर सकते। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनका कहना इस पर निर्भर करता है कि वो क्या पीते हैं और क्या फूंकते हैं। मैंने परमाणु हथियारों का जिक्र कभी नहीं किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तो उनके खुफिया सूत्रों को उन्हें कुछ खबर देनी चाहिए। मैं ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की दुनिया को पुतिन के न्यूक्लियर हमले वाली प्लानिंग से अलर्ट कर रहे हैं, जिसे पुतिन के राइट हैंड यानी सर्गेई लैवरोव ने आज तक से खास बातचीत में पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने आज तक खुद ये इंटरव्यू में ये अंदेशा जरूर जताया, ये हिंट जरूर दे दिया कि अगर यूक्रेन में रूस के मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं हुए तो मामला बिगड़कर विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। और पुतिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किस तरह के आक्रमण किए जा सकते हैं। Всем понятно, что третий... तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ परमाणु हो सकता है। Обращаю ваше внимание. Мы также и понимаем, что रूस दुनिया की सबसे अग्रणी परमाणु शक्तियों में से एक है और आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या में कई देशों से कहीं आगे है। 2 महीने होने को आए। इन 2 महीनों में रूस ने सिर्फ 2 काम किए हैं। पहला, यूक्रेन को हमलों से बर्बाद करना और दूसरा, पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर धमकियों के धमाके करना। तो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। पुतिन तो पहले ही अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहने की एडवाइस दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? коли вона буде використовувати ядерну зброю. हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। दुनिया को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया को इसके लिए पहले ही कई तरीकों से तैयार रहना चाहिए। Економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं और अब तो रूस के पास फायरिंग रेंज के तौर पर यूक्रेन की जमीन भी मौजूद है। लेकिन आज तक ने जब पुतिन के राइट हैंड लावरोव के सामने ज़ेलेंस्की का ताजा बयान उछाला तो उन्होंने बेहद शातिर तरीके से सवाल को टाल दिया। मैंने परमाणु हथियारों का जिक्र कभी नहीं किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तो उनके खुफिया सूत्रों को उन्हें कुछ खबर देनी चाहिए। मैं ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यूक्लियर हमले की रूसी प्लानिंग को लेकर आज तक के सीधे सवाल का लैवरोव ने जिस तरह घुमाकर जवाब दिया वो उनके एक पुराने बयान से मैच नहीं करता, जिसमें उन्होंने दुनिया को सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। Всем понятно, что третий... तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ परमाणु हो सकता है। पश्चिमी नेताओं के दिमाग में है कि परमाणु युद्ध होने वाला है। ये रूस के हाथ में नहीं है। Ядерная वойна. एक तरफ पुतिन खुलेआम नेटो और यूरोपियन देशों को धमकाते हैं कि किसी ने यूक्रेन की मदद की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। एक तरफ पुतिन अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट मोड पर रखकर मैसेज देते हैं कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। एक तरफ पुतिन बार बार चेतावनी जारी करते हैं कि किसी अन्य देश की एक गलती रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन पुतिन के राइट हैंड और रूस के विदेश मंत्री लावरोव यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की आशंका को ज़ेलेंस्की की कोरी बकवास बता रहे हैं। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. And वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनका कहना इस पर निर्भर करता है कि वो क्या पीते हैं और क्या फूंकते हैं। करीब 2 महीने के युद्ध के बाद भी रूस अब भी यूक्रेन में अपनी जीत का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूक्रेन कब तक रूस के सामने टिकेगा और अगर यूं ही चलता रहा तो दुनिया पर न्यूक्लियर युद्ध का खतरा भी बना रहेगा। मॉस्को, रूस से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक के इंटरव्यू को आप पुतिन के राइट हैंड यानी रूसी विदेश मंत्री लावरोव का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने आज तक के हर सवाल का जवाब दिया। फिर चाहे वो यूक्रेन पर हमले की वजह हो या यूक्रेन में पुतिन का असली मकसद। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को भी
खूब खरी खोटी सुनाई है। और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को तो उन्होंने अमेरिका और नेटो का मोहरा और पिट्ठू कहा। युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के 60 दिन बाद भी रूस की वॉर मशीन फुली एक्टिव है। जिसके लिए पुतिन के राइट हैंड सर्गेई लेवरोव ने पश्चिमी देशों पर ठीकरा फोड़ा है और जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो के हाथों की कठपुतली बताया है। Russia is warning all its colleagues that just on our borders you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine which completely prohibited the Russian language. You have been ignoring legislation which have been encouraging neo-Nazist ideology and practices. Of course, the very latest development because it was all linked with Ukraine becoming NATO springboard and NATO expansion. And they were saying that Ukraine will be in NATO. Nobody can stop Ukraine if it so wishes. And then President Zelensky said that he might think about coming back to possess nuclear weapons. And in November last year, my president suggested to the United States and to NATO to sit down, to cool off. किसी भारतीय न्यूज चैनल को दिए अपने पहले इंटरव्यू में लेवरोव ने यूक्रेन पर रूस के हमलों को पूरी तरह जायज और जरूरी बताते हुए दावा किया है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन को यूरोपियन धोखेबाजों से बचाना चाहता था। यूक्रेन ने पिछले साल मिन्स्क समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया था। पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को नेटो के झांसे में न आने का मशवरा दिया था। रूसी विदेश मंत्री लेवरोव ने आज तक के कैमरे पर बिना लाग लपेट जेलेंस्की को पश्चिमी देशों का पिट्ठू बताया। Did the West betray Zelensky? No, I think that the West played Zelensky against Russia and did everything to strengthen him in the desire to ignore the Minsk agreements. Well, the West is a broad notion. It's the United States and the Brits. The rest of the West, including the European Union, is now just obedient servant. दुनिया के लिए भले ही जेलेंस्की इस युद्ध के हीरो नंबर 1 और पुतिन विलन नंबर 1 हैं, लेकिन रूस के लिए इस युद्ध के असली खलनायक जेलेंस्की हैं। आज तक को दिए इंटरव्यू में पुतिन के विदेश मंत्री लेवरोव ने जेलेंस्की को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा है। लेवरोव का दावा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति नाजी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। लेवरोव के मुताबिक जेलेंस्की हर दिन अपनी ही बात से पलट जाते हैं। लेवरोव ने कहा कि नेटो सदस्यता के लालच में पड़कर जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध में धकेला। लेवरोव के इन दावों में दम तो है, क्योंकि जेलेंस्की के साथ धोखा तो हुआ है, लेकिन जेलेंस्की की गलती की सजा यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों ने भुगती है और अभी और ज्यादा भुगतेंगे, क्योंकि पुतिन के विदेश मंत्री ने आज तक को दिए इंटरव्यू में रूस का वॉर प्लान क्लियर कर दिया है। This operation in the east of Ukraine is aimed, as was announced from the very beginning, to fully liberate the Donetsk and Lugansk republics. And this operation will continue. It is beginning, another stage of this operation is beginning, and I'm sure this will be a very important moment of this entire special operation. रूस के विदेश मंत्री लेवरोव ने आज तक से रूस का जो वॉर प्लान शेयर किया, उसमें पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जिसके मुताबिक यूक्रेन में रूस का पहला मिशन था यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना, जो पूरा हो चुका है, और अब रूस का दूसरा मिशन एक्टिव है, डोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग करना। पुतिन के राइट हैंड ने आज तक को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि अपने दूसरे मिशन को पूरा किए बिना यूक्रेन में रूस रुकेगा नहीं। यानी करीब 2 महीने बाद भी युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि न रूस रुकने को तैयार है और न जेलेंस्की झुकने को। मॉस्को, रूस से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सारी वजहें बताई हैं कि आखिर यूक्रेन पर हमला
क्यों किया गया? यूक्रेन में निर्दोष लोगों की मौतों को उन्होंने रूस की कारस्तानी मानने से इनकार कर दिया, जबकि यूक्रेन के शहरों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में नागरिकों की लाशें और सामूहिक कब्रों का मिलना जारी है। रूस के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर यूक्रेन पर ही आरोप लगाए हैं कि वो एक मानव शील्ड के तौर पर प्रयोग कर रहा है अपने ही नागरिकों का। वैसे यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 अप्रैल तक यूक्रेन में युद्ध के हालात की वजह से कम 2700 आम नागरिक मारे जा चुके हैं और 2800 से ज्यादा घायल हुए हैं। यूक्रेन में रूसी फौज के हमलों में जो लोग मारे गए हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 205 बच्चे हैं, जबकि 362 बच्चे जख्मी हुए हैं। सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि यूक्रेन की रिहायशी इलाकों में बर्बादी और सामूहिक कब्रें मिलने की खबरें भी कई सवाल खड़े करती हैं। रूस की फौज पर पूरी दुनिया यूक्रेन में जेनोसाइड और वॉर क्राइम जैसे संगीन आरोप लगा रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज तक को दिए इंटरव्यू में इन सारे आरोपों को गलत बताया है और यूक्रेन पर रूस के हमले का बचाव किया है। Russia is warning all its colleagues that just on our borders you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine which completely prohibited the Russian language. You have been ignoring legislation which have been encouraging neo-Nazist ideology and practices. And the neo-Nazist battalions which were very much active against the territories who proclaimed themselves independent and who were promised special status. It's inside Ukraine. And they were saying that Ukraine will be in NATO. Nobody can stop Ukraine if it so wishes. And then President Zelensky said that he might think about coming back to possess nuclear weapons. And in November last year, my president suggested to the United States and to NATO to sit down, to cool off, and to discuss how we can agree on security guarantees without further expansion of NATO eastward. Right. They refused, and in the process, Ukrainian army radically intensified the shelling of those republics in violation of all ceasefire agreements. And we didn't have any other choice but to recognize them, to sign mutual assistance treaties with them, and in response to their request to send our troops as part of the special operation to protect their lives. It was announced by President Putin. He said that the sole purpose of this operation is to demilitarize and denazify Ukrainians, because these are two intimately linked problems of that country, and we have been targeting only military infrastructure. Unfortunately, the Ukrainian army and so-called nationalist battalions, which are using Nazi insignia, swastika, which was borrowed from Indian history but twisted the wrong way, and the insignias of Waffen-SS battalions. These people were using and continue to use civilians as a human shield. They were placing the heavy weapons in the middle of the towns and cities, next to schools, next to kindergartens, to hospitals. And the internet is full with the testimonies of the people who were living in those places and who were asking these people not to do this. Unfortunately, nobody in the West actually pays attention to the facts which we have been providing. Instead, they are staging some fake situations like a couple of weeks ago in the place called Bucha, where the Russian troops left on the 30th of March, I think, and for 3 days
the city was back in the hands of Ukrainian administration. The mayor of Bucha was publicly saying that we are back, the city is back to the normal life. And only on the fourth day, they started showing images of dozens of corpses lying in the street, which was only a few days before shown as being back to normalcy. So this kind, and then a few days later in the city of Kramatorsk, which was fully in Ukrainian hands, they summoned people to the railway station and attacked them with the missile, .U missile, and it was proven beyond any doubt that the missile was fired by the Ukrainian army. That's why next morning it was out of the news in the West, because the obvious nature of this provocation was understood by everybody. Now the New York Times says that they have the proof that satellite images, that the cluster bombs were used by the Ukrainian army. So speaking of civilians and the rules of international humanitarian law, I can once again assure you that our army operates against the military infrastructure and not against civilians. तो रूस के विदेश मंत्री ने एक एक करके सभी आरोपों का खंडन किया है और तारीखों के साथ वो पूरा ब्यौरा दिया है कि क्यों रूस नहीं बल्कि गलती यूक्रेन की है इन मामलों में। लेकिन युद्ध में हथियारों का तबाह होना बहुत आम बात है। रूस एक ऐसा देश है जो उन हथियारों की भी शोक सभा रखता है जो उसके दिल के करीब होते हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन काला सागर में मोस्कवा युद्धपोत के डूबने के बाद रूस ने एक शोक सभा का आयोजन किया। तस्वीरें रूस के कब्जे वाले देश क्रीमिया के एक सैन्य बेस की हैं, जहां रूस की नौसेना के रिटायर्ड सैनिक और उनके परिवार के लोगों ने मोस्कवा को अंतिम विदाई दी। इन सैनिकों की मोस्कवा से कुछ विशेष यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मोस्कवा पिछले 22 सालों से रूसी नौसेना की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन मोस्कवा के डूबने से सदमे में नहीं बल्कि क्रोध में है, क्योंकि काला सागर में मोस्कवा की मौजूदगी रूस के एकाधिकार का प्रतीक था। इसी युद्धपोत से रूस यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर रहा था, लेकिन यूक्रेन की मिसाइलों ने कथित तौर पर इस शक्ति को समाप्त कर दिया। आज इसके वीडियो को गहराई से हम डिकोड करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि यूक्रेन की वजह से रूस को कैसी चोट लगी है और इसका अंजाम यूक्रेन के लिए कितना भयंकर हो सकता है। रूस चाहे कितना भी मना करता रहे, लेकिन ये तस्वीर इस बात के संकेत दे रही है कि मॉस्को को मिसाइल हमले ने डुबोया है। ये रूस के शक्तिशाली युद्धपोत मॉस्को की आखिरी तस्वीर है, जिसे रूस की नौसेना ने अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा। ये काला सागर में रूस के अहंकार का वो प्रतीक भी था जिसे यूक्रेन ने एक मिसाइल हमले में डुबो दिया। लेकिन 7 दिन बाद भी मॉस्को के डूबने के सदमे से रूस उबर नहीं पाया है, क्योंकि ये एक युद्धपोत के डूबने से ज्यादा रूस के अपमान से जुड़ी घटना बन गई है। काला सागर में मॉस्को के डूबने को अमेरिका और यूरोप इसे रूस की सांकेतिक हार के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और ये बात रूस को तीर की तरह चुभ रही है। रूस का दुख इतना ज्यादा है कि बाकायदा युद्धपोत की शोक सभा तक रखी गई। रूस के युद्धपोत मॉस्को की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि ये युद्धपोत यूक्रेन की मिसाइल नेपट्यून से मारा गया, जिसकी वजह से ये डूबा। हालांकि रूस का कहना है कि इसके डूबने का कारण कुछ और था। रूस कह रहा है कि ये इसलिए डूबा क्योंकि एक समुद्री तूफान आया जिसके बाद इसमें आग लगी। लेकिन नेपट्यून का इस्तेमाल यूक्रेन के द्वारा इसलिए भी अब निश्चित है क्योंकि इस युद्धपोत के डूबने के अगले ही दिन रूस ने उसी कारखाने पर हमला किया जहां पर नेपट्यून मिसाइल बनती हैं। यहाँ ये भी समझिए कि मॉस्को के डूबने से रूस को किस तरह नुकसान हुआ है। काला सागर में मॉस्को की मौजूदगी से रूस यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर कब्जा करने वाला ही था कि उससे पहले ही यूक्रेन ने इस युद्धपोत को डुबो दिया।
मॉस्को रूस का एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर था जिससे रूस की नौसेना यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल पर मिसाइल हमले कर रही थी। काला सागर में मॉस्को को यूक्रेन के दक्षिणी शहर मिकोलिव के पास तैनात किया गया था। इस शहर पर भी मॉस्को से भारी हमलों को अंजाम दिया गया था। मॉस्को के जरिए रूस मारियोपोल पर कब्जा करके क्रीमिया से लेकर डोनेत्स्क तक सड़क रास्ता बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब मॉस्को समंदर की गहराइयों में जा चुका है और रूस का सड़क बनाने का प्लान कुछ समय के लिए टल गया है। हालांकि रूस की सेना कभी भी मारियोपोल पर कब्जे की फाइनल घोषणा कर सकती है। मॉस्को की आखिरी तस्वीर के सामने आने के बाद यह तय है कि इस युद्धपोत पर सटीक निशाना लगाकर मिसाइल हमला किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल हमले के बाद मॉस्को के बीच वाले हिस्से में आग लग गई, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया। यही वजह है कि मॉस्को को डूबने से नहीं बचाया जा सका। हालांकि रूस काला सागर में मौजूद मॉस्को पर मिसाइल हमले की बात को नकार रहा है, लेकिन बदले की आग में जल रहे रूस ने मॉस्को में आग लगने के अगले कुछ घंटों में अपना इंतकाम पूरा कर लिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए रूस ने नेपच्यून सहित कई मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री पर हवाई हमले किए और इसे तबाह कर दिया। नेपच्यून मिसाइल राजधानी कीव के नजदीक एक फैक्ट्री में बनती है। रूस ने एक के बाद एक 5 मिसाइलें इस फैक्ट्री पर बरसा दी, जिससे नेपच्यून मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री बर्बाद हो गई। रूस के बदले की आग में सिर्फ मिसाइल फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि आसपास की कई और भी फैक्ट्रियां खाक हो गईं। पिछले 12 घंटे में एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट धमाके कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हुए हैं। न केवल उस फैक्ट्री में रूस ने दावा किया है कि जिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उसे ध्वस्त किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि 2 नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल दागकर रूस के सबसे बड़े ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप मस्कवा को डुबाने का आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो जहां पर नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उस जगह को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है जहां जो फैक्ट्रियां रूस से बंद हो रही हैं। जैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक जायंट, अंतरराष्ट्रीय सॉफ्ट ड्रिंक जायंट ने रूस में अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, तो उसके बॉटलिंग प्लांट और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ब्रोवरी में निशाना बनाया गया है रूस द्वारा। रूस एक बहुत साफ संकेत दे रहा है न केवल यूक्रेन को बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों को भी, कि उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो उस पर पलटवार भी करेगा, जवाब भी देगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स उनके देश से निकल रहे हैं उनकी और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन में उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। युद्ध में हथियारों का तबाह होना आम बात है, लेकिन यूक्रेन के हमले में रूस के युद्धपोत मॉस्को का डूबना रूस सहन नहीं कर पा रहा है। इस बात को शोक सभा की तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये शोक सभा मॉस्को के डूबने पर क्रीमिया बेस में की गई थी। रूस के लोगों और रिटायर्ड सैनिकों ने मॉस्को को याद करते हुए फूल चढ़ाकर इस युद्धपोत को अलविदा कहा, जबकि दूसरी तस्वीर में रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ निकोलाई नेवमेनोव मॉस्को में जिंदा बचे क्रू मेंबर्स की सलामी ले रहे हैं। आग लगने के बाद मॉस्को पर मौजूद सभी सैनिक बचा लिए गए थे, लेकिन मॉस्को का डूबना रूस के लिए एक बड़ा झटका है। वो मिसाइल हमले को नकार तो रहा है, लेकिन इस युद्धपोत का बिना किसी बड़ी वजह के डूबने का दावा शक पैदा करता है। काला सागर में मॉस्को युद्धपोत के डूबने के बाद रूस अपमानित महसूस हो रहा है और यही कारण है कि उसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में रूस की तरफ से काफी ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं और ये मिसाइल स्ट्राइक्स खास करके सैन्य ठिकानों पर की गई हैं। तो रूस उन जगहों पर निशाना बना रहा है जहां से यूक्रेन अपनी फौज का सामान तैयार करती है। रूस की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से यूक्रेन इस हालत में ना हो कि रूस का सामना कर पाए। आगे आने वाले दिनों में
ऐसी आशंका है कि इस तरह की मिसाइल स्ट्राइक्स में इजाफा होगा। मॉस्को के अपमान का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बात ज़ेलेंस्की अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन के 18 शहरों पर रूस ने पूरी ताकत से जवाबी हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की को अब यह डर है कि रूस किसी भी समय परमाणु हमला कर सकता है, इसलिए वो बार बार नेटो देशों से कह रहे हैं कि मुझे हथियार दो, मुझे हथियार दो। यूक्रेन से अभिषेक बल्ला के साथ गौरव सावंत, आज तक। यूक्रेन के किसी भी शहर की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि रूस को यहां अब कुछ और बर्बाद करने की जरूरत है। यहां का हर शहर ध्वस्त हो चुका है और तमाम इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस के रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के 108 इलाकों पर बड़े मिसाइल हमले होने वाले हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट है जो इन 108 टारगेट्स में शामिल हैं। इनमें खार्किव, ज़पोरिज़िया, दोनेत्स्क के कुछ इलाके, निप्रोपेट्रोव्स्क और मिकोलाइव के इलाके शामिल हैं। खार्किव पर शुरुआती दिनों में से रूस कब्जे की कोशिश में था, लेकिन यहां पूरी तरह कब्जा नहीं हो पाया। इसी तरह ज़पोरिज़िया में परमाणु संयंत्र पर कब्जे के बाद पूरे शहर पर कब्जे का संघर्ष जारी है। लेकिन अब रूस बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों से इन इलाकों को तबाह कर देना चाहता है। सब बात यह है कि इन इलाकों में रूस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा। हालांकि वो पहले भी इस मिसाइल से हमला कर चुका है, लेकिन इस बार लक्ष्य यूक्रेन की संपूर्ण बर्बादी है, इसीलिए हमले भी बड़े और भयंकर होने वाले हैं। यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूस हर तरह के हथियार चला चुका है। जमीन पर BTR-82 टैंक से लेकर आसमान से बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों ने यूक्रेन के शहरों को मलबे में बदल दिया है। इमारतें टूटकर खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी है। इसलिए यूक्रेन के सैनिक अब भी लड़ने को तैयार हैं। सबसे खास बात यह है कि 55 दिन के युद्ध के बाद भी रूस यूक्रेन के कमांड सेंटर को तबाह नहीं कर पाया है। इसलिए एक बार फिर स्कंदर मिसाइलों के हमले की तैयारी है। नाइन के 720 इस्कंदर रूस की कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रूस के पास स्कंदर के 7 से भी ज्यादा वर्जन हैं। 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली स्कंदर एक रोड मोबाइल मिसाइल है, यानी इसे एक आर्मी ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल बड़ी इमारतों को भी तबाह कर सकती है। इसलिए युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन की कई इमारतों पर रूस ने स्कंदर मिसाइल के हमले किए थे। इसकी एक तस्वीर पिछले महीने सामने आई थी। ये वही स्कंदर मिसाइल है जो कीव के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरी थी, जिससे पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। इस हमले के कुछ दिन बाद रूस ने इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की थी, ताकि स्कंदर मिसाइल के हमले का सैंपल पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन इस बार रूस ने तय किया है कि स्कंदर मिसाइल के हमले इक्के दुक्के नहीं, बल्कि भरपूर होंगे। यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की हद तक होंगे। तबाही की तस्वीर वही, मगर जगह अलग अलग। कुछ इस तरह से यूक्रेन तबाह, ध्वस्त, निस्तनाबूत होता चला जा रहा है, लेकिन हौसले बुलंद है। आज तक पहुंचा है ज़पोरिज़िया। पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से इस रेलवे स्टेशन पर हमले के निशान है। जी हाँ, मिसाइल से इस रेलवे स्टेशन पर जब हमला हुआ तो यहाँ पे आप देखिए दीवार में पूरा निशानी है कि किस तरह से रूसी जो सेना है वो लगातार तमाम यातायात को प्रभावित
करने की कोशिश कर रही है। इस दहलीज से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि मिलिट्री का रिस्ट्रिक्शन है, पर ये आप देख रहे हैं जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ज़ेपोरिशिया, यानी कि यूक्रेन के पूरब के छोर पे ये दक्षिणी शहर है, और यहाँ पे आप देखिए कार्डबोर्ड से ये जो शीशे टूट गए थे, क्रूज मिसाइल से हमला हुआ, और उसके बाद कुछ रूस हाइपरसोनिक मिसाइल में वर्ल्ड लीडर है और युद्ध के अगले फेज में कीव समेत यूक्रेन के कमांड सेंटर पर स्कंदर से हमला होने ही वाला है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन के कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए तो वो घुटने टेक देगा। इसके अलावा रूस के पास ऐसी मिसाइल हैं जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये उड़ान के बीच में दिशा बदल लेती हैं। स्कंदर और किंझल इसी तरह की मिसाइल हैं जो दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देकर हमला करती हैं। यही वजह है कि नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को कॉलिनग्राड शहर में तैनात कर दिया था, जो बाल्टिक सागर के पास है और पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के नजदीक का इलाका है। लेकिन युद्ध की दूसरी किश्त में इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने वाला है और इस बार ज़ेपोरिजिया जैसा सुरक्षित इलाका भी बड़े मिसाइल हमले के निशाने पर होगा। चाहे वो मेलिटोपोल हो, मारियोपोल हो, एनोरदार हो, इन इलाकों से सारे लोग इस शहर में आ रहे हैं क्योंकि जो पूरा ओब्लास्ट है वो ऑक्यूपाइड है। सिर्फ ये शहर बचा है, ये आखिरी चौखट है, और यही वजह है कि यहाँ से हजारों सैकड़ों यात्री निकलते थे, सुरक्षा की ओर निकलते थे, वेस्टर्न यूरोप की ओर, पर उसको बिल्कुल पैरालाइज करने की यहाँ पे कोशिश हुई है और लगातार ज़ेपोरिशिया जो है सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है। और खास बात यह भी है कि अरबी और ग्रीक मूल के शब्द स्कंदर का मतलब है इंसान का रक्षक, मगर इंसानों का ये रक्षक उनका भक्षक भी है क्योंकि स्कंदर मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है। और इस वक्त पूरी दुनिया को यही डर सता रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। मगर जिस तरह सोमवार को लवीव पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, उससे यह साबित हो गया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अब उतना दमदार नहीं रहा और इसी का फायदा रूस स्कंदर मिसाइल के हमले से उठाना चाहता है ताकि युद्ध को अंतिम दौर में लाया जा सके और कीव पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।